महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर जनसंख्या और धार्मिक पहचान से जुड़ा बयान चर्चा में आ गया है। डॉक्टर सुरेश चौहान द्वारा दिए गए एक बयान ने सियासी और सामाजिक हलकों में बहस तेज कर दी है। डॉक्टर सुरेश चौहान ने दावा किया है कि महाराष्ट्र विशेष रूप से मुंबई में जनसंख्या संतुलन को लेकर गंभीर स्थिति बन गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में मुंबई की जनसंख्या संरचना में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और इस संदर्भ में उन्होंने सरकार से इस विषय पर ध्यान देने और उचित कदम उठाने की मांग भी की है। अपने बयान में डॉक्टर चौहान ने यह भी कहा है कि कुछ क्षेत्रों में प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मालेगांव और भिवंडी जैसे इलाकों का जिक्र करते हुए चिंता जाहिर की है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। डॉक्टर सुरेश चौहान ने जनसंख्या वृद्धि को लेकर हिंदू समाज से अपील भी की है और एक विवादित घोषणा करते हुए यह भी कहा है कि यदि कोई परिवार तीसरे बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी उन्हें सौंपता है तो वे उसे उठाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। साथ ही उन्होंने भविष्य में एक विश्वविद्यालय खोलने की भी बात कही है। हालांकि उनके इस बयान पर कई राजनीतिक दलों ने, सामाजिक संगठनों ने आपत्ति भी जताई है। आलोचकों का कहना है कि इस तरह के बयान समाज में भय और विभाजन पैदा कर सकते हैं। वहीं सरकार की ओर से अब तक इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल ये मुद्दा राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है और सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि राज्य और केंद्र सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है। नासिक से संदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। वाले रिपोर्ट के बाद मुंबई में बड़ी चर्चा है कि मुंबई के इस्लामीकरण की गति बहुत तेजी से बढ़ रही है और 8% से 21% आबादी मुसलमानों की हो गई और डेमोग्राफी मुंबई की घट गई है और हिंदू अभी केवल 66% पर आ गया है। मैं इस विषय पर पिछले 25 वर्षों में मुंबई में कई कार्यक्रमों में, भाषणों में और कई बार बोल चुका हूं कि ये जो हो रहा है इससे आगाह होने की ज़रूरत है और अगर ऐसा नहीं होता तो मुंबई का इस्लामीकरण होगा और भारत का ये सबसे बड़ा शहर हो जाएगा जो कि देश की राष्ट्रीय आर्थिक राजधानी है और उसका इस्लामीकरण होना हिंदुस्तान के लिए कश्मीर बनेगा। मुंबई ये समुद्र किनारे पर है, राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा है, केवल एक शहर के डेमोग्राफी का मुद्दा नहीं है। एक धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर पाकिस्तान देने के बाद एक शहर आपके हाथ से चला जाएगा। ये मुद्दा टाटा सोशल कंसल्टेंसी ने जो उठाया, मैं उस पर उनका धन्यवाद करते हुए कुछ असहमति जताना चाहता हूं और इसलिए मैंने इस विषय पर एक पुस्तक लिखी है, कैसे बने इस्लामी देश। इस पुस्तक में मैंने डिटेल में दिया है कि किसी भी देश का जो 58 देश है उनमें से 13 देश केवल तलवार के बल पर बने हैं। बाकी विधायकों के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी का जो डेमोग्राफी वो काम करता है, लेकिन कुछ वर्षों बाद वो भी नहीं होंगे। तो मेरा ये दावा है और मैं चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार इसके लिए डेमोग्राफी मिशन जैसे भारत सरकार ने नियुक्त किया है वैसे पूरे महाराष्ट्र के लिए और एक मुंबई के लिए अलग से बनाया जाए, क्योंकि मुंबई में रैपिड स्पीड से इसकी आवश्यकता है। ये मोटा मोटा मुद्दा मैंने आप लोगों के सामने रखा है। अगर आपने हिंदू शक्ति बढ़ाने के लिए, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए कई मिशन और संस्थाएं स्थापित की, कई जगह सभाएं ली, तो इसको रोकने के लिए सरकार को क्या पहल करनी चाहिए? देखिए, मैंने कहा ना कि ये चालू किया है, इसका अध्ययन करने के लिए, इसके कारणों पे, इसके परिणामों पे और इसके उपाय जो खतरनाक होने वाले हैं उसको रोकने के लिए। तो वो सब कुछ करने के लिए मैं महाराष्ट्र सरकार को सेम फॉर्मूला अपनाने के लिए कहता हूं कि वो पूरे महाराष्ट्र में डेमोग्राफी बदली जा रही है। जैसे उदाहरण के लिए नासिक है। नासिक में 5 साल पहले की चुनाव में विधानसभा के 18,500 मुसलमान मतदाता था, लेकिन 2024 के चुनाव में वो 84,000 हो गया। क्या इतने बच्चे पेट से पैदा हो सकते, इतने मतदाता नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये एक साइंटिफिक तरीके से डेमोग्राफी को बदला जा रहा है और यही फॉर्मूला मुंबई में बड़ी गति से हो रहा है। इसके ऊपर पिछले 20 वर्षों में मुस्लिम की कुछ जिहादी संस्थाओं ने ये काम किया है और ये काम करने के पीछे उन्होंने बड़ा ही सिस्टमेटिक तरीके से करप्शन का, पॉलिटिक्स का और अपने रणनीति का एक गठजोड़ बनाया। उसको खोजना जरूरी है।
और इसलिए पहले घुसपैठियों को बाहर निकालो, यह अभियान चलाया जा सकता है। उसके बाद फिर डेमोग्राफी जिस प्रकार से आप बढ़ाई गई, उस डेमोग्राफी को कैसे चेंज किया जा सकता है, इस पर किया जा सकता है। और तीसरा, मुंबई में हिंदुओं की संपत्ति गैर हिंदुओं को बेचने पर प्रतिबंध लगाया जाए, ऐसा नियम गुजरात में है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता? ये मेरी 2 मांगे हैं। तो क्या सपनों के शहरों में मुगलों का या मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा? हाँ। तो हमारे देश में तो हिंदुओं की सरकार है। ये माया नगरी नहीं रहेगी, क्योंकि ये मुसलमान नगरी हो जाएगी। कोई कहेगा कि क्या मैं इस्लाम का विरोध कर रहा हूं, मुसलमान का विरोध कर रहा हूं? नहीं, मैं मेरा धर्म बचाने का प्रयास कर रहा हूं, मेरा देश बचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो अगर मेरे घर में आग लगी है और मैं उसमें पानी डालने का प्रयास करूं तो मैं किसी के विरुद्ध में नहीं हूं, मैं अपना बचाने का प्रयास कर रहा हूं। ये यहाँ समझना जरूरी है। तो सरकार ने यह शाही का मुद्दा जो उठाया और लागू किया, उसका कई राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं, तो क्या वो मुस्लिमों के पक्ष में है क्या? निश्चित तौर पर एसआईआर का समर्थन करना बेईमानी है, गद्दारी है, देश से गद्दारी है, राजनीतिक स्वार्थ हो सकता है। लेकिन अगर आप विदेशी घुसपैठियों को मतदान का अधिकार दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह गलत है। जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार या कई राज्यों की सरकार द्वारा दावा किया जाता है, और यह एसआईआर की आज अंतिम तिथि भी है, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, उधर पूरी तरह से फर्जी मतदाताओं को हटाया जा चुका है। तो महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक ये अभियान क्यों नहीं चलाया? बिल्कुल, मैं इसकी मांग करता हूं, क्योंकि आपको पता होगा, आप सब लोग साक्षी है, पिछले वर्ष मैंने महाराष्ट्र में इसको लेकर एक यात्रा चलाई थी, जिसमें मैंने शिव प्रेरणा यात्रा नाम दिया था, और ये घुसपैठ को लेकर यात्रा थी। और इसलिए मैं तो इसकी मांग ऑलरेडी कर चुका हूं, बल्कि मैं उन राज्य सरकारों का धन्यवाद करता हूं, चुनाव आयोग का धन्यवाद करता हूं। ये मेरी मांगे हैं, सुरेश चौहान के ने दिए हुए फॉर्मूले पर यह हो रहा है। ये आप लोगों को पत्रकार होने के नाते, क्योंकि हम सब लोग केवल समस्या नहीं बताते, समाधान भी देते, तो इसलिए ये सारे पत्रकारों का विजय है कि हमने इस मुद्दे को उठाया। तो महाराष्ट्र सरकार को भी मैं अपील करता हूं कि महाराष्ट्र के, वैसे तो ये जो लोकल इलेक्शन हो रहे हैं ना, ये भी एसआईआर में होने चाहिए थे, लेकिन अब जो हो गए इसके बाद के, वो एसआईआर में होने चाहिए, एसआईआर करके ही होने चाहिए। लेकिन मुंबई बीएमसी को लेकर जो है कई सवाल भी उपस्थित किए जा रहे हैं कि बीएमसी में कई फर्जी मतदाता जो है बच्चे पैदा करके या वहां पर घुसपैठ करके जनसंख्या का असंतुलन बनाकर बनाए गए हैं। यही फॉर्मूला जो बाकी 58 देशों में अपनाया गया, वही फॉर्मूला मुंबई में अपनाया जा रहा है। और यहाँ पर केवल बच्चे पैदा करके नहीं, तो दूसरे राज्यों से लाकर, दूसरे देशों से लाकर, जिसमें रोहिंग्या भी है, जिसमें अफगानी भी है, और जिसमें बांग्लादेशी सबसे ज़्यादा परसेंट में है, वो मुंबई में लाए गए हैं और यहाँ की डेमोग्राफी बदली गई है। पूरी शहर की एक साथ बदलने के बजाय उसमें भी लेयर 3 स्ट्रेटेजी रखी है। मतलब जहाँ पहले से मुसलमान है वहाँ उसकी डेंसिटी को बढ़ाना, तो नेचुरली वहाँ की लोकल रिप्रेजेंटेशन और पूरा कब्जा उनका हो जाएगा। वहाँ तो मुंबई पुलिस का, महाराष्ट्र सरकार का कानून भी नहीं। महाराष्ट्र में भीमंडी और मालेगांव सबसे बड़े मुस्लिम बहुमूल शहर हैं, लेकिन अगर उधर का प्रभार भी देखा जाए तो प्रभारी मंत्री हिंदू ही हैं। जैसे दादा भूसे हुए, उनको मालेगांव का प्रभार दिया गया है। नहीं, हिंदू मंत्री से क्या होने वाला है? हिंदू मतदाता नहीं है ना, हिंदू मंत्री होने से क्या होने वाला है? हिंदू मतदाता ही नहीं बचा है। और देखिए, अब तो मालेगांव और भिवंडी बहुत छोटा विषय रहेगा, अब मुंबई कहिए। अभी आपको मालेगांव भिवंडी कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ मुंबई में ऐसा एरिया है, मैं दावा करता हूं कि मुंबई पुलिस नहीं जा सकती अकेले। मुंबई पुलिस को स्पेशल फोर्स लेके जा पड़ती है, उनकी रिजर्व फोर्स लेके जानी पड़ती है, या पैरामिलिट्री बुलानी पड़ती है। ऐसा कौन सा बहुत क्षेत्र है, मालवनी से लेकर आपके सामने, मतलब आप खुद मुंबई में काम करते हैं, मैं तो आपको पूरी सूची दे दूंगा कहां पर कितने % में लोग बदले हैं। वहां पर बिजली का बिल भरा नहीं जाता, उसको नो गो जोन बोलते हैं। मुंबई में ऐसे नो गो जोन 2020 में करीब 110 थे, और अभी केवल 5 वर्षों में इसकी संख्या, बल्कि 6 वर्षों में इसकी संख्या अब हो गई है 250, जहां पर पिज्जा डिलीवर नहीं होता, होम डिलीवरी अमेजॉन नहीं करता, या कोई जो बाकी साइट से, वो वहां नो गो जोन दिखाती, उन नो गो जोन में पुलिस भी नहीं जा सकती। सोशल कंसल्टेंसी की धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने इस मुद्दे को राष्ट्रीय पटल पर लाया एक ऑथेंटिकेट रिपोर्ट के साथ, लेकिन वो 2051 कह रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि ये 12 साल में हो जाएगा। इसमें अंतर क्या है? तो इसका ये गणितीय पद्धति से नहीं होता है,
इसको सोशल साइंस से होता है। और वो कैसे होता है? सामाजिक मनोदशा से होता है। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि शायद आप लोग भी वीडियो देखने वाले या यहाँ जो पत्रकार बंधु मेरे साथ है, स्कूलों में हमको पढ़ाया जाता था गणित के टीचर के द्वारा कि एक पेड़ पर 100 पंछी है, एक शिकारी आया, एक गोली चलाई, एक पंछी मर गया, तो कितने बचे? तो बेचारे ये प्राइमरी स्कूल का सवाल था तो बच्चे बताते थे कि 99 बच गए। लेकिन इसका वास्तविक जवाब ये है, गणित का जवाब तो 99 हो सकता है, लेकिन सामाजिक नियम ये है कि एक भी नहीं बचा, गोली की चली। तो मुंबई के कई भागों से लोगों का पलायन चल रहा है। वहाँ से भारत सरकार का, महाराष्ट्र सरकार का या मुंबई पालिका का कानून भी नहीं चलता है। तो इसलिए मुंबई 12 वर्षों में हाथ से निकल जाएगी। केवल 10 वर्षों बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में एक भी सांसद हिंदू नहीं होगा।